ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। आज हमारा ये वीडियो कक्षा 12 विषय इतिहास। हमारा आज टॉपिक रहेगा वैदिक काल, महाजनपद काल से संबंधित है ये टॉपिक। महाजनपद काल, वैदिक काल की बात करें, वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्यों को माना जाता है। आर्यों के बारे में ये कहा जाता है कि आर्य विदेशी थे। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं आर्य भारत के निवासी थे। कुछ इतिहासकार उन्हें मध्य एशिया के बताते हैं, कुछ अफगानिस्तान के बताते हैं, कुछ इतिहासकार उन्हें जर्मनी से बताते हैं। लेकिन भारतीय इतिहासकार ये बताते हैं कि आर्य भारत के ही निवासी थे। तो बात करें वैदिक सभ्यता के बारे में, तो वैदिक काल है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहले बात करें कि वैदिक काल की जो समय अवधि है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। वैदिक काल का समय पीरियड 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व है। ये लगभग 900 साल तक वैदिक काल की समय अवधि मानी जाती है। तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो समय पीरियड है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। उत्तर वैदिक काल का जो समय पीरियड है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। उत्तर वैदिक काल, तो ऋग्वैदिक काल की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना की जाती है। ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में होती है। और जो ऋग्वेद है वो आर्यों का सबसे प्राचीन, आर्यों का सबसे प्राचीन तथा पवित्र ग्रंथ माना जाता है। पवित्र ग्रंथ माना जाता है। आर्यों को ही वैदिक सभ्यता के जन्मदाता माना गया है। आर्यों के द्वारा जो स्तंभ है, आर्यों ने, हम बात करें पहले कि जो आर्य हैं उन आर्यों का अर्थ क्या है, तो आर्यों का अर्थ होता है श्रेष्ठ लोग, यानी अच्छे संस्कार वाले, उत्तम विचारों वाले जो लोग हैं वही क्या कहलाते हैं, आर्य कहलाते हैं। इसके अलावा हम बात करें आर्यों के द्वारा भारत भूमि की प्रशंसा इनके द्वारा की जाती है। आर्यों ने भारत की प्रशंसा में नदियों को
को तोला है कि जो नदियां हैं वो हमारी क्या है, माँ है। इसके अलावा हम बात करें कि ऋग्वेद में नदियों के बारे में, ऋग्वेद में हमें गंगा नदी तथा काबुल नदी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। गंगा नदी तो आज भारत की सबसे बड़ी नदी है ही, लेकिन जो काबुल नदी है पहले इसका नाम कुम्भरा नदी था, लेकिन वर्तमान में नदी पाकिस्तान में बहती है। तो इन नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा हम आगे बात करें कि मैकडोनाल्ड के द्वारा, एक इतिहासकार होते मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड के द्वारा स्त्री ऑफ लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ संस्कृति, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर नामक पुस्तक लिखी जाती है। तो ये भी एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि हिस्ट्री ऑफ संस्कृति लिटरेचर किसकी पुस्तक है, तो मैकडोनाल्ड की पुस्तक है। इस पुस्तक में भी बारे में वैदिक काल के बारे में और आर्यों के बारे से हमें जानकारी प्राप्त होती है। आगे हम बात करें कि जो आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ हमें पता ही है कि ऋग्वेद है, और ऋग्वेद में हमें दस मंडल, 1028 सूक्त हमें उनसे प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि जो दूसरा आगे जो वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, इन वेदों की जानकारी हमें, इनकी जो रचनाएं हुई उत्तर वैदिक काल में होती है, 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। तो सामवेद के बारे में जो सामवेद में हमें जानकारी प्राप्त होती है, वो जानकारी हमें संगीत, गायन की प्राप्त होती है। यजुर्वेद से हमें यज्ञों की जानकारी मिलती है, कर्मकांडों की जानकारी मिलती है, और इन अर्थवेद के द्वारा हमें जादू, तंत्र विद्या की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो ये चार वेद हमारे वैदिक सभ्यता, वैदिक काल से संबंधित है। इसके अलावा हम आगे बात करें वैदिक काल की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में बात करें, पुरुषार्थ 4 माने गए हैं। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ मनुष्य के जीवन से संबंधित है। पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब हमारा सभा समिति, हमेशा यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सभा और समिति में अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो सभा जो होती है, सभा हमारे सभा एक आम प्रतिनिधि सभा होती है, जिसमें राजा, कर्मचारी आदि इसमें भाग लेते हैं। समिति जिसमें केवल राजा के साथ साथ प्रजा, ये सारी
शासन जो राज्य की जो प्रजा है वो पूरी पूरी इसमें सलाह मशवरा के लिए भाग लेती है। तो सभा और समिति में इसे देखिए, समिति एक आम जनसभा है, ये एक आम जन सभा है जिसमें जनता के साथ साथ राजा भी भाग लेता है। और सभा की बात करें, सभा एक छोटी होती है जिसमें सभा समिति छोटी होती है जिसमें ज्येष्ठ लोग आदि भाग लेते हैं। आगे बात करें महाजनपद काल की, जो महाजनपद काल है, महाजनपद काल की शुरुआत 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। और महाजनपद काल की जानकारी हमें किन ग्रंथों के माध्यम से मिलती है? तो महाजनपद काल की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय, से प्राप्त होती है। इसके अलावा जैन ग्रंथ, भगवती सूत्र से हमें महाजनपदों की सूची हमें प्राप्त होती है। भारत में लगभग जो महाजनपद कार्य कर रहे थे वो लगभग पूरे भारत में 16 महाजनपद यहाँ पर कार्य करते थे, जिनमें राजस्थान का मत्स्य महाजनपद काल भी शामिल था। तो महाजनपद काल की हमें जानकारी बौद्ध ग्रंथ की अंगुत्तर निकाय से मिलती है और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से भी प्राप्त होती है। इसके अलावा जो प्राचीन भारत में वैदिक काल में जो संस्कार माने गए, उन संस्कारों में प्राचीन भारत वैदिक काल में 16 संस्कार माने जाते हैं, जिनमें पहला संस्कार गर्भाधान होता है और अंतिम संस्कार अंत्येष्टि संस्कार माना गया है। जिनमें सबसे पवित्र संस्कार विवाह संस्कार को माना गया है। इसके अलावा वैदिक काल में 4 आश्रम व्यवस्थाएं थी। आश्रम व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया था। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और अगला है अंतिम संन्यास आश्रम। 4 आश्रमों में मनुष्य के जीवन को बांटा गया है और मनुष्य की आयु को शोक माने गए, जिनमें से 25, 25, 25 और 25 यानी 4 भागों बांटी गई है। तो 0 से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी आश्रम, 25 से लेकर 26 से लेकर 50, 51 से लेकर 75 और 76 से लेकर 100 वर्ष मानी गई है। ब्रह्मचारी आश्रम में केवल अध्ययन शिक्षा प्राप्त करना बताया गया है। गृहस्थ आश्रम में केवल अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए बताया गया है। और वानप्रस्थ आश्रम में केवल कि जंगलों में जाकर समाज सेवा और अलग प्रकार के कार्य करने चाहिए। और संन्यास आश्रम में केवल भगवान की भक्ति पर ध्यान देना चाहिए। तो ये हमारे आश्रम थे। वैदिक काल में 4 वर्ग भी थे। चार वर्गों में बांटा गया था समाज को। उनमें से पहला है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का कार्य था कि लोगों को अध्ययन करना, पूजा पाठ करना, और क्षत्रिय का कार्य था अपने राज्य प्रांत की रक्षा करना, और वैश्यों का कार्य था कि आर्थिक स्तर को, अपने राज्य का आर्थिक स्तर ऊंचा उठाना और व्यापार करना, और शूद्रों का कार्य था
इन तीनों वर्गों की सेवा करना। तो ये चार हमारे वैदिक काल में चार वर्ग थे, चार आश्रम थे, चार पुरुषार्थ थे, ये हमने पढ़ा। और मालपंथ काली सूची बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में हमें प्राप्त होती है कि भारत में 16 महाजन पद उस वक्त यहाँ पर कार्य कर रहे थे। और महाजन पद का काल का जो समय अवधि है वो 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व माना गया है। तो आज का ये हमारा जो टॉपिक था, जो भारत का व्यवसाय इतिहास हम पढ़ रहे थे। भारत का व्यवसाय इतिहास इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि भारत की जो सभ्यताएं थी वो एक भारत में रहकर बल्कि पूरे बृहत्तर भारत में फैली हुई थी। जैसे हम उत्तर की बात करें तो तिब्बत से लेकर दक्षिण की बात करें तो श्रीलंका तक, और पूर्व की बात करें तो इंडोनेशिया, म्यांमार, सुमात्रा, और पश्चिम की बात करें तो ईरान, इराक तक हमारी सभ्यताएं फैली हुई थी। प्राचीन काल की हम बात करें तो हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी समकालीन सभ्यता जैसे मेसोपोटामिक सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, और चीन की सभ्यताओं से हमारे भी व्यापार रहे हैं। और भारत का जो व्यवसाय अतीत है, क्योंकि भारत पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, क्योंकि भारत में बहुत सारे उपजाऊ मैदान थे, बहुत सारे भारत में। इसके अलावा जो भारत की संस्कृति थी वो एक भारत की संस्कृति गौरवशाली संस्कृति मानी गई है। और भारत को विश्व गुरु का दर्जा भी प्राप्त था, क्योंकि विश्व के सबसे जो प्राचीन जो ग्रंथ माने गए हैं वो भारत में है, ऋग्वेद है। इसलिए भारत का जो अतीत था ये व्यवसाय अतीत रहा है। वो भारत ने कभी भी दूसरे की धरती पर अतिक्रमण नहीं किया है और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया है। जैसे हम पूरे पृथ्वी के सुख की कामना ही करते हैं। जैसा आपने सोचा होगा कि वसुधैव कुटुंबकम, कि भारत पृथ्वी को अपना एक परिवार मानता है। आगे हम केवल पूरी पृथ्वी के जो लोग हैं उनके बारे में सुख की कामना करते हैं। यही भारत का व्यवसाय अतीत माना गया है। धन्यवाद।